यहाँ पे दो चीजें हैं, थर्मो है और डायनामिक्स। थर्मो का यानी कि हम लोग ये एम्फसाइज कर सकते हैं समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर, समथिंग रिलेटेड टू द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि हम हीट कहते हैं, कुछ इस तरीके से रिलेशन होगा, ठीक है। और डायनामिक्स यानी कि समथिंग इन मोशन, मतलब कि टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, राइट। फर्स्ट थिंग डायनामिक्स में समथिंग इज मूविंग, समथिंग इज मूविंग। अब देखो इस थर्मोडायनामिक्स को आपके सिलेबस में हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे, हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे बीएससी से, पूरा का पूरा बीएससी कंप्लीट करना है, पूरा का पूरा एमएससी कंप्लीट करना है। बट एनी हाउ एमएससी में बहुत ज्यादा हो जाता है, उतना एग्जाम में आता नहीं है। हम लोग एनसेम्बल थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, इसमें मेनली एनसेम्बल थ्योरी पर पूरा कंसर्न रहेगा, और थोड़ा सा हम लोग साइड में जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, जैसे मोशन वगैरह के, वो सारा हम लोग देखेंगे इसमें। लेकिन और जो बीएससी का वो तो पूरा का पूरा ही हम लोग को देखना है, क्योंकि क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। बाकी 11 12 के में से बहुत ही माइन्यूट आता है, वो तो हमारा बीएससी में कंप्लीट है। क्लियर है। तो सबसे पहले जब हम थर्मोडायनामिक्स को स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास देखो भी आप लोग ये पेपर्स जो होते हैं आप लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके होते हैं, बट मेरा कंसर्न यहाँ पे पूरा टारगेट है, किस चीज का टारगेट, आपका कॉम्पिटिटिव मिल है, राइट। तो देखो जब हम इसमें बात करें तो हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है या दो तरह के पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स का मतलब हम समझते हैं, पैरामीटर्स यानी कि जब हम किसी चीज को मेजर करेंगे, किसी भी प्रोसेस को मेजर करेंगे, तो हमारे पास कुछ क्वांटिटीज को मेजर करने के बाद ही हम कोई कंक्लूजन निकालेंगे। तो सिमिलरली जब हम पैरामीटर्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो किस्म के पैरामीटर्स होते हैं, एक आपका मैक्रोस्कोपिक और आपका माइक्रोस्कोपिक। नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, नाम खुद ही कह रहा है, मैक्रोस्कोपिक इज समथिंग इन लार्ज क्वांटिटीज में जो हम पैरामीटर्स को मेजर करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर प्रेशर मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, और क्या मेजर करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं, ये सब लार्ज क्वांटिटीज की होती है। लेकिन जब हम मैक्रोस्कोपिक की बात कर रहे हैं, जब हम माइक्रोस्कोपिक की बात कर रहे हैं, समथिंग इज लिटिल, तो आप लोगों ने जब ऐसे क्वालिफाई करके आते हो तो आप सुनते होगे ये सारे वर्ड, एनसेम्बल थ्योरी यानी कि माइक्रो स्टेट्स, ठीक है। जब क्वांटम में हम लोग पार्टिकल्स की बात करते हैं तो वी आर वर्किंग ऑन व्हाट, वी आर वर्किंग ऑन द माइक्रो प्रॉपर्टीज, राइट, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। सो दीज आर योर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जिसमें कि एनसेम्बल थ्योरी इंटायरली जो माइक्रो स्टेट्स होते हैं आपके, माइक्रो स्टेट्स की बात करते हैं एनसेम्बल थ्योरी में। तो वो क्या हो जाती है आपकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, पैरामीटर्स में आ जाते हैं। लेकिन जब मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर जो बोलते हैं तो हम लोग मैक्सिमम टीडीएस बोलते हैं, यानी कि टेम्परेचर बोल दो थर्मोडायनामिक्स में, या आप एंट्रोपी बोल दो, ठीक है, वी बोल दो, पी बोल दो, ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ये सब कंप्लीट हुआ। अब देखो एक आपका रिलेशनशिप होता है जिसमें कि काइनेटिक, देखो थर्मोडायनामिक्स का एक पार्ट होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आता है, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलोसिटीज याद करें, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज, ये सारे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज, ये सारी चीजें हम लोग निकालते हैं कि गैस की थ्योरी पे कैसे उसकी वेलोसिटीज के थ्योरी आप देखते हैं, दैट इज द थिंग। बट एनी हाउ इन जनरल आप एक याद करो कि आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये क्या कहता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहता है कि एक अगर आप इन जनरल जितने भी 3 डायमेंशंस बोलो, 1 डायमेंशन बोलो, आप जब गैसेस का मॉलिक्यूलर मोशन कंसीडर करते हो, ठीक है, मॉलिक्यूलर हम पूरा इलाज नहीं करेंगे, तो आप क्या बोलते हो, जो एक एनर्जी होती है, एक आपके जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एनर्जी होती है 3/2 केवीटी यानी कि केवी क्या है आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यही बोलते हो ना नॉर्मली। इसके पीछे बहुत सारे थ्योरीज है, सॉलिड में लो लेवल टेम्परेचर, हाई लेवल टेम्परेचर पे ग्राफ ऐसे आ जाता है, ग्राफ डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब ऐसे वाले जो आप देखते हो, ये सारी चीजें, दैट इज डिफरेंट केस। क्यूब क्या आ जाती है ना, वो जब हम लोग सॉलिड स्टेट में देखते हैं मैनिपुलेशंस में, तो बोलते हैं कि ऐसे आ जाती है, और एक आपकी सीधी जाती है 3/2 r, तो दैट इज डिफरेंट केस। ऑल दोस थिंग्स सारे के सारे जो देखो, सारी चीजें ऑब्वियसली फिजिक्स तो चेंज हो नहीं जाएगा, सब एक दूसरे से लिंक अप ही होंगे, राइट। सो व्हाट आर यू टॉकिंग ओवर हियर कि हम लोग यहाँ पे जब हम किसी भी एक गैसियस मटेरियल का, ठीक है, जो इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसियस मटेरियल का अगर मैंने बोल दिया कि मान लो कि जो ये गैस है एक टेम्परेचर T पे रखा गया है, टेम्परेचर T पे रखा गया है, ठीक है, जब ये टेम्परेचर T पे रखा गया है तो हम बोलेंगे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/α kT, 1/α kT। ये हम इसलिए अल्फा बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अल्फा एक 1/α एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, या अल्फा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो किस पे डिपेंड कर रही है, जो डिपेंड कर रही है आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। हमेशा याद रखना ये चीज आपके डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, किस पे डिपेंड कर रही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। चाहे 1 डायमेंशनली हम उसको मेजर करें, 2 डायमेंशनली मेजर करें, 3 डायमेंशनली मेजर करें, दैट इज ऑल डिफरेंट केस। अब देखो एक क्वेश्चन है कि हमेशा थर्मोडायनामिक्स पे हम लोग इस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से ही क्यों शुरुआत करते हैं, क्यों हम थर्मोडायनामिक्स को मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से ही शुरुआत करते हैं, बिकॉज देखो ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, ये सारी चीजें क्या कहती है, ये कहती है कि क्या उस प्रोसेस में, उस सिस्टम में लॉस ऑफ एनर्जी हुआ या
गेन ऑफ एनर्जी हुआ। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की बात करना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये हमें डायरेक्टली इंडिकेट करता है क्या हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है या हमारे पास गेन ऑफ एनर्जी हुआ है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। कोई भी अगर पूछे कि व्हाई वी स्टार्ट thermodynamics from microscopic property or macroscopic property, so you will say because we want to measure or because we want to study actually in that process, during that process the system or the surrounding gaining the energy or losing the energy, because overall ये सारी चीजें हमें एंट्रोपी को ही बताती हैं। हमारी यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या है, लगातार बढ़ रही है ना। ठीक है, इतना समझ। तो मेनली हमारे पास जो टेम्परेचर स्केल का कन्वर्जन आता है कौन कौन सा आता है बताओ? एक फ़ारेनहाइट, एक डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और एक केल्विन। ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर सबसे पहले फ़ारेनहाइट है तो हमारे पास यहाँ पे आप कूलिंग पॉइंट है, कूलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें, फ़ारेनहाइट हमारा स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है बताओ? स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। केल्विन का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, यहाँ पे तुम डिग्री सेल्सियस लिखो, सेल्सियस, और यहाँ पे तुम क्या लिखो? केल्विन। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड वाला होता है। ठीक है, तो जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 373.15 आ जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस आ जाती है। और फ़ारेनहाइट में क्या आ जाती है? 212, याद कर लो, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब जब इसमें जीरो आएगा तो जीरो में क्या आ जाएगा? याद रखना, ये क्या कहता है? F माइनस 32 180। क्लियर? फ़ारेनहाइट हमेशा ऐसे कन्वर्ट होता है। और दूसरा वाला कैसे कन्वर्ट होता है? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस का क्या होता है? जीरो, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट का क्या हो जाता है? फ़ारेनहाइट का कौन होता है ना, इसका क्या होता है? 273/100। क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ 32 है ना, तो तुम आराम से याद करने की जरूरत ही नहीं। 32 इसका कूलिंग हो जाएगा। अब इसका कूलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस का? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस का तो सी ही रहेगा, जो आप क्या कहो कुछ भी करो। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? कूलिंग पॉइंट 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 270 डिग्री। एक होता है जो निकालना है और एक होता है लोअर पॉइंट। हमेशा याद रखना है क्या? अपर पॉइंट। ये सारी चीजें निकली कैसे? अपर पॉइंट एक जिसको हम लोग एक्स यू लिखते हैं, एक होता है लोअर पॉइंट जिसे हम एक्स एल लिखते हैं, एक अपना नेचुरल पॉइंट होता है, एक अपना नेचुरल पॉइंट जो हमें निकालना है। पॉइंट मतलब आई मेक समथिंग जस्ट लाइक अ स्टैंडर्ड पॉइंट। तो आप कैसे करोगे? सिंपल सा रिलेशन है, एक्स माइनस क्या होगा बताओ? कोई गेस? लोअर पॉइंट। ठीक है, x माइनस लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना तो आप किसी चीज को याद करने की जरूरत नहीं। इसमें मैंने किसी चीज को आपको याद करने की, जितना बड़ा जो टेबल है ना, किसी चीज को याद करने। एक आपका अपर पॉइंट होता है, एक आपका लोअर पॉइंट होता है, एक आपका जो पॉइंट में कैलकुलेट करना है। ठीक है, जिस सेल्सियस में, जिस डिग्रीज में कैलकुलेट करना है, जो तुम्हारा खुद का है। तो सिंपल सा x माइनस एक्सएल अपॉन एक्स यू माइनस एक्स, बस। एक अपर पॉइंट, एक लोअर। अगर मान लो कि मैंने सेल्सियस का बताया, सेल्सियस का अपर पॉइंट क्या? 100, लोअर पॉइंट 0। अगर मैंने फ़ारेनहाइट का बताया तो फ़ारेनहाइट का अपर पॉइंट क्या? 212 और लोअर पॉइंट 32। और केल्विन का बताया तो अपर पॉइंट क्या है? 373.15, अपर। लोअर क्या है? 273। बस फॉर्मूला पुट करिए। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? इसको नोट करिए। काम में क्या आता है? डायरेक्ट कन्वर्जन आता है कि इतना फ़ारेनहाइट है तो मुझे इतना सेल्सियस निकाल के दो, या इतना सेल्सियस है तो इतना फ़ारेनहाइट निकाल के दो। ये कुछ रिलेशंस आते हैं। उसी तरह आपका सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन आ जाएगा, या आपका फ़ारेनहाइट केल्विन में रिलेशन आ जाएगा। तो पहला अगर हम बोले तो आप बोलना कि सेल्सियस एंड इसमें फ़ारेनहाइट में रिलेशन कैसे निकालोगे? तो आप सबसे पहले बस सिंपल सा है कि C/100। ठीक है, एक रिलेशनशिप आपका आता है किसका? केल्विन और फ़ारेनहाइट में, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। तो इसमें कौन रिलेशनशिप हो सकता है बताइए? सोच के बताओ थोड़ा सा। फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन हो सकता है? इसमें कुछ भी पुट कर लो, आंसर निकल जाएगा। एक्सपेंशन के क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको हमारे जो शीट्स होंगे उसमें से तो आप करोगे क्वेश्चन सॉल्व, जो हम क्लास में कराएंगे वो क्वेश्चन सही सॉल्व करने के लिए। बट अगर आपके पास खुद की बेसिक कोई बुक है तो उसमें से भी जरूर क्वेश्चंस करना, बिकॉज एक्सपेंशन के क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो हेडिंग डालिए एक्सपेंशंस, थर्मल एक्सपेंशंस, यानी कि फैलाव, एक्सपैंड हो रहा है। तो ये जो थर्मल एक्सपेंशंस होते हैं, अगर मैं इसको यूनिडायरेक्शनल बोलूँगी, क्या बोलूँगी? यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या होता है? एक डायरेक्शन में। मतलब कि अगर मान लो कोई लेंथ है इतनी बड़ी, ठीक है, मैंने इसको बोल दिया L। थर्मल एक्सपेंशन कहेगा कि ये क्या हो जाएगा? इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका लेवल इतना है तो ये जो लेवल बढ़ा वो क्या है? डेल्टा L बढ़ा, यानी कि ये अपने लंबाई में बढ़ा। सिंस इट इज इंक्रीज इन लेंथ, ये क्या है? इंक्रीमेंट इन लेंथ है।
इंक्रीमेंट इन लेंथ। कोई फॉर्मूलों को रटना नहीं है, इसमें बस समझना है। जैसे कि आप क्वेश्चन जब आए एग्जाम में तो समझ लो इंक्रीमेंट इन लेंथ हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया, L प्लस डेल L। ये क्या हो गया, L प्लस डेल L हो गया। क्लियर है? अब जब ये L प्लस डेल L आ गया तो इसका मतलब हम डायरेक्टली, अच्छा क्योंकि ये थर्मल एक्सपेंशन है, दैट मींस इट विल डिपेंड ऑन व्हाट, इट विल डिपेंड ऑन T, टेम्परेचर पर डिपेंड होगा ही होगा। इसका मतलब मैं इस होल प्रोसेस को देख के ये डायरेक्टली इन्फर कर सकती हूँ कि ये जो डेल्टा L है, ये डेल्टा L जो बढ़ा लेंथ में, वो टेम्परेचर से भी बढ़ेगा और साथ ही साथ ये डेल्टा L जो बढ़ा वो किससे बढ़ा, एक तो टेम्परेचर डिफरेंस से बढ़ा और साथ ही साथ ये डेल्टा L उस मटेरियल के हिसाब से भी बढ़ा, लेंथ में भी बढ़ा, उसके कारण भी बढ़ा, मटेरियल के कारण भी बढ़ा, कोई ज्यादा बढ़ता है कोई कम बढ़ता है, ये उसके टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने L लिख दिया। अब जब दोनों को मिक्सचर करूंगी तो मैं क्या मिलेगा कि ये जो डेल्टा L है वो इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाएंगे तो कोई प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आएगा, लेकिन ये L और डेल्टा T दोनों के हिसाब से बढ़ा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि L और डेल्टा T। तो ये क्या हो गया, एक यूनिडायरेक्शनल थर्मल एक्सपेंशन हुआ कि नहीं, बताओ हुआ कि नहीं। और ये डिपेंड किससे कर रहा है, यानी कि हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये जो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर उसके जो मटेरियल है उसका जो लेंथ का इंक्रीमेंट हुआ या टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हुआ, ये उसके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में टीडीएस इक्वेशंस आते हैं ना, टीडीएस के इतने सारे जो इक्वेशंस आप लोग पढ़ते हो 12th वगैरह 11th में, ठीक है। सो व्हाट आई विल से, देयर इज एन इंक्रीमेंट इन इक्वेशन टेम्परेचर व्हाट डिपेंड्स ऑन द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक जो आपके टीडीएस इक्वेशंस आते हैं, इक्वेशंस गवर्न करते हैं इसको, ठीक है। पहली चीज तो टीडीएस इक्वेशंस गवर्न करते हैं। अच्छा यहाँ पे अल्फा क्या है, एक कांस्टेंट है, अल्फा इज योर कांस्टेंट क्वांटिटी। तो अल्फा जब एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई तो हम इसकी वैल्यूज को निकालते हैं। आप लोग एग्जाम में आप लोग आपके जो ग्रेजुएशन में एक्सपेरिमेंट करते हो ना, थर्मल कोफिशिएंट निकालते हो एक्सपेंशन का, तो यहाँ पे टेम्परेचर एक मुख्य इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, और ये कैसी क्वांटिटी है आपकी, एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, ठीक है। निकाल रहे हैं तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते जो इंक्रीमेंट इन लेंथ हुआ, फाइनल लेंथ। अच्छा तो जो फाइनल लेंथ हुआ, ये सारा इंटायर प्रोसीजर करने के बाद वो क्या होगा, L फाइनल हो गया। और इनिशियली हमारे पास जो L था वो L इनिशियल था कि नहीं, तो L फाइनल क्या हो जाएगा, इसका मतलब देखिए एक आपका L फाइनल है, एक आपका L इनिशियल है, होगा कि नहीं। ये आपके डेल्टा L के बराबर होगा, और मैं जानती हूँ ये डेल्टा L क्या होता है, अल्फा L डेल्टा T, यानी कि ये इनिशियल वाला, यही ना हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारी क्वांटिटी को या तो उधर जगह प्लस कर दो या तो माइनस में मिटा दो, ये वाला थोड़ा सा नीचे मिटा दो। तो इसका मतलब अगर मैं इसको L से डिनोट करूं, इसको L नॉट से डिनोट करूं, सपोज लेट, सो व्हाट आई विल गेट, L इज इक्वल टू L नॉट, उधर जगह प्लस है, प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ L नॉट डेल्टा T, सो आई कैन राइट L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, लिख सकते हैं ना। क्या मैंने इसको याद करवाया, याद करवाने की जरूरत है, यही फॉर्मूला सब आपको याद करना है। ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल, यानी कि वन डायमेंशनल अगर एक्सपेंशन हो रहा है बॉडी में तब हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको नोट करिए और इसके क्वेश्चंस आते हैं। हुआ क्यों, और ये हम थ्योरी निकाल कहां से रहे हैं, तो आप सीधे बोल दो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से निकाले हैं, जो इंटायर हम लोग पढ़ते हैं ना, ये चीज कहां से निकली है, काइनेटिक थ्योरी से निकली है, जहां पे हम ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी गेन किया है। इस प्रोसीजर में मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी गेन किया है, मॉलिक्यूल्स हैव गेन्ड एनर्जी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी गेन किया है, और ये गेन कैसे किया है, एक्चुअली उनमें क्या हो रहा है, कॉलिजन्स। सो मॉलिक्यूल्स हैव मेनी कॉलिजन्स, हियर मॉलिक्यूल्स हैव मेनी कॉलिजन्स, याद रखना, मॉलिक्यूल्स हैव मेनी कॉलिजन्स। क्लियर है। थर्मल एक्सपेंशन देखा, इस थर्मल एक्सपेंशन का एप्लीकेशन कहाँ है, एप्लीकेशन यानी कि कहाँ पर हम इस चीज को नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देख लेना पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, याद करिए जब हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो हमने टाइम पीरियड निकाला था। क्या था टाइम पीरियड पेंडुलम का, L by G अंडर रूट ऑफ 2 पाई T इज इक्वल टू, यही था टाइम पीरियड, राइट। अब मैंने आपको बोला कि ये जो L है ये क्या है, लेंथ है, लेंथ किसकी, पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं हम लोग, कोई भी कॉम्प्लेक्स पेंडुलम की बात नहीं कर रहे हैं, कंपाउंड पेंडुलम की बात नहीं करते हैं, सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। और इस सिंपल पेंडुलम में जब बात करें तो हम लोग लेंथ की बात कर रहे हैं। अब इस लेंथ को क्या करें हम लोग, थर्मल एक्सपेंशन में एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अभी बताइए फाइनल लेंथ जो हम लोग निकाल रहे थे वो क्या था,
L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही था। तो क्या मैं इसको इसमें पुट नहीं कर सकती? कर सकती हो ना? तो क्या निकला बताओ? T इज इक्वल टू, ये हमारा इनिशियल था, ठीक है, इनिशियल जब वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं है। अब हमने क्या करा है कि आफ्टर थर्मल एक्सपेंशन कराया, आफ्टर थर्मल एक्सपेंशन तो हमें क्या मिला? T फाइनल मिला। T फाइनल में हम अपने इसको पुट करवाएंगे। तो क्या करो, पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी अपॉन जी। होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा कि नहीं होगा? तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ? T फाइनल इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L नॉट बाई जी इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये भी तो लिख सकते हैं। या मैं इसको ऐसा, ये हमारा ओरिजिनल है, T इनिशियल लिख दूँ इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो यानी कि जो T फाइनल अफेक्टेड हुआ एक क्वांटिटी से, और वो कौन सी क्वांटिटी से है? इस क्वांटिटी से। अफेक्टेड बाय दिस वैल्यू, कौन सी वैल्यू? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी टू पावर हाफ वैल्यू से अफेक्टेड। क्लियर है कि नहीं बताओ? ये चीज क्लियर है ना? कुछ नहीं किया, जो ओरिजिनल था उस ओरिजिनल में मैंने इसको डाल दिया, उस ओरिजिनल में मैंने इसको डाल दिया। तो अगर अब तुम इसका जो हम लोग एक्सपेंशन करवाते हैं ना, हाफ वाले प्रॉपर्टीज का जो एक्सपेंड बायनोमियल एक्सपेंशन करवाते हैं, तो बायनोमियल एक्सपेंशन करवा दो इस क्वांटिटी का। आफ्टर बायनोमियल एक्सपेंशन करवाओ, क्या आ जाएगा बताओ? ये 1 तो चला जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या क्वांटिटी बची बताओ? डेल्टा, आपका जो डेल क्वांटिटी है टी का, उसका क्या फॉर्म बचा? डेल्टा टी अपॉन टी हो गया ना? नहीं हो रहा है ना? ओके, सो मैं इसको एक काम करती हूँ कि डेल्टा टी अपॉन टी, ये डेल्टा टी जो है टाइम पीरियड का है, टाइम पीरियड का, अपॉन डेल्टा टी अपॉन टी जो ये है इनिशियल टाइम पीरियड, ये आपका जो टी है वो टेम्परेचर है। अब तो ये डेल्टा टी अपॉन टी किससे रिफ्लेक्टेड होगा? वही अपने सिर्फ टाइम पीरियड से अफेक्टेड होगा, तो 1/2 अल्फा टाइम पीरियड, 1/2 अल्फा टाइम पीरियड, 1/2 अल्फा और डेल्टा टी जो कि आपका टेम्परेचर है, इससे क्या किया मैंने? हम लोगों ने सीधा सीधा थर्मल एक्सपेंशन करवा दिया, बायनोमियल एक्सपेंशन करवा दिया, 1/2 आ गया कि क्वांटिटी बना। दूसरा लिखो, हीट सप्लाई टू द सिस्टम। अच्छा, आप लोगों ने मास जानते हो, आप लोग जानते हो एंट्रोपी के बारे में, आप लोग जानते हो कि कैसे किसी सिस्टम में लेंथ का वेरिएशन आ रहा है, तो आप लोग लेंथ वेरिएशन जानते हो, लेंथ वेरिएशन जानते हो, जो कि हम डेल्टा एल से शो करते हैं। तो अगर मैं किसी सिस्टम में इन सबको चेंज करूँ, अच्छा एक होती है आपकी लैटेंट हीट, लैटेंट हीट के बारे में भी जानते हो कि टेम्परेचर चेंज हुआ तो स्टेट चेंजेस है, सेम टेम्परेचर पे स्टेट जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या लेते हैं? लैटेंट हीट लेते हैं। लैटेंट हीट के बारे में भी जानते हैं, तो उसके हिसाब से आप एक फॉर्मूला जानते हो ml, उसके हिसाब से आप एक फॉर्मूला जानते हो ml। सो व्हाट आई वांट टू मेक यू नो कि देखो, अगर किसी सिस्टम में हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें चेंजेस क्या आएगा? चेंजेस क्या आएगा हीट सप्लाई करने के बाद? चेंजेस इन द सिस्टम, सिस्टम क्या? आफ्टर अप्लाइंग, आफ्टर हीट सप्लाई, हीट सप्लाई, तो क्या आ जाएगा बताओ? क्या आ जाएगा? इंक्रीज इन एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी इन द सिस्टम। एक तो हम लिखेंगे m एस डेल्टा टी, इस टोटल का बड़ा सा हिस्सा, माइनस ml जो कि हम लोग उसके स्टेट में चेंजेस की वजह से देख रहे हैं। तो हमारे पास कितने चेंजेस आते हैं? हमारे पास गैस आता है, हमारे पास लिक्विड आता है, हमारे पास वेपर आता है, ये सारे चेंजेस आते हैं ना। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम किसी सिस्टम में हीट अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है उसका स्टेट चेंज होगा, उसके अगर डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस हम लोग अगर सॉलिड मटेरियल ले रहे हैं तो देखेंगे, गैस ले रहे हैं तो एक्सपेंशन होगा, उस गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। सो ऑल दिस थिंग्स हम लोग देखेंगे। तो ओवरऑल इसको कैसे देख सकते हैं कि किसी सिस्टम में हीट सप्लाई करने के बाद एक तो उसका एमएस डेल्टा टी चेंज होगा और साथ में उसके लैटेंट हीट, क्योंकि उसका स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर तो सेम है, सेम टेम्परेचर पे वो हो सकता है गैसियस से आपका सॉलिड में चेंज हो जाए कंडेंसेशन के रूप में, या आपका लिक्विड टू गैस चेंज हो जाए, या सॉलिड टू लिक्विड हो जाए, कुछ भी स्टेट चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नोट करो। क्या देखते हैं, ये क्वांटिटी क्या होती है? ये क्वांटिटी हीट होती है, हीट एनर्जी होती है। ठीक है, क्यों? ये भी क्वांटिटी हीट एनर्जी है, लैटेंट हीट जिसे हम कहते हैं, हीट एनर्जी का ही फॉर्म है, जिसे हम इसको क्या कहते हैं? एल को लैटेंट हीट, लैटेंट हीट कहते हैं। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर एग्जांपल कि मैं वेपराइजेशन प्रोसेस करवा रही हूँ, क्या प्रोसेस करवा रही हूँ? वेपराइजेशन प्रोसेस।
तो वेपराइजेशन प्रोसेस में मुझे बताओ क्या चेंज होता है। अगर सिंपली हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स का लेते हैं, वाटर किस में चेंज होगा, स्टीम में। अगर मैं इस लैटेंट हीट की बात करूँ, याद रहे अगर मैं इस लैटेंट ml की बात कर रही हूँ, दीज आर योर क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यूज, और ये एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी हम लोग, याद रखना हर एक पॉइंट एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्या करें, अगर मैं इस लैटेंट हीट वाले प्रोसीजर की बात कर रही हूँ और मैंने कहा कि मैंने वेपराइजेशन प्रोसेस किया है, तो इसका मतलब क्या है कि वाटर जो है स्टीम में चेंज हुआ, चेंजेस इनटू स्टीम, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल या अगर मैं बोलूँ कि फ्यूजन प्रोसेस करवा रही हूँ, फ्यूजन प्रोसेस करवा रही हूँ, तो फ्यूजन प्रोसेस में यही आपके लैटेंट हीट का ही बात चल रहा है, यहाँ पर इसका बात चल रहा है लैटेंट हीट का जो प्रोसेस है। तो मैं फ्यूजन में क्या कर रहा हूँ, आइस को वाटर में चेंज करवा रही हूँ, आइस को वाटर में चेंज करवा रही हूँ। फ्यूजन में आइस वाटर में चेंज होता है, फ्यूजन प्रोसेस में आइस इज चेंज्ड इनटू वाटर। तो देखोगे कि 80 कैलोरी लगभग 80 कैलोरी ml निकलती है। व्हाई आई एम सेइंग यू द डिफरेंस अमाउंट, देखिए किस प्रोसीजर का लैटेंट हीट में डिफरेंस है। आप किसी का क्वेश्चन ऐसे तो नहीं कह सकती ना कि जितना हमें फोर्स लोहे को तोड़ने में लगेगा उतना ही फोर्स मुझे सोने को तोड़ने में लगेगा, दोनों में ही हथौड़ी का प्रयोग करते हैं, दोनों की हथौड़ियां अलग होती हैं। तो मैं वही चीज को ही इसमें अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ आपको। मैं आपको बता रही हूँ जो वेपराइजेशन प्रोसेस है उसमें ज्यादा कैलोरीज होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है ज्यादा होती है, क्योंकि कैलोरी मतलब आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी तो हम बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब सबसे पहला जो हम लोग वर्ड यूज करेंगे वो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट क्या है, हीट क्या है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो यानी कि जो हीट कैपेसिटी है सिंपली यही कह रहा है कि हीट को होल्ड करने की कैपेसिटी, हीट को होल्ड करने की कैपेसिटी। सो दैट्स व्हाई आई विल से सिंपली कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करवाना है, टेम्परेचर इंक्रीज करवाना है, ठीक है, या किसी किसी बुक में आपको राइज लिखा रहेगा, ठीक, तो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज या राइज कराने में कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट चाहिए हमें, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, तो आप क्या कहोगे वो उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, क्लियर है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो हम इसका सिंपली डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी हम इनिशियली कह सकते हैं ना इस चीज को। तो कैपेसिटी हमेशा क्या होती है, पहले तो ये ध्यान रखो कि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज माय टेम्परेचर। तो अगर कभी बात आ जाए कि स्पेसिफिक हीट फॉर्मूला कभी कंफ्यूज होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि मेरे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, यानी कि मेरे पास कोई मटेरियल है और उस मटेरियल का हमें स्पेसिफिक हीट निकालना है, सीधी सी बात है। स्पेसिफिक हीट मतलब कोई स्पेसिफिक अमाउंट, हाँ, और हीट कैपेसिटी साथ में ऐड करते हैं, मतलब वो स्पेसिफिक अमाउंट का ही स्पेसिफिक हीट निकालना है, मतलब हीट कंटेन करने की क्षमता निकालनी है। तो ऑब्वियस सी बात है स्पेसिफिक हीट जैसे ही आ जाएगा बोल दोगे कि पर यूनिट मास हीट कैपेसिटी। कोई बड़ा सा फॉर्मूला याद नहीं करना, क्या कोई बड़ा सा फॉर्मूला याद नहीं करना है, पर यूनिट मास हीट कैपेसिटी को ही हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। यानी कि पहले से ही हमारे पास हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, यानी कि उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है चेंज करने में। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या लिख देंगे कि 1/m del Q by del T। हो सकता है, हो जाएगा कि नहीं बताओ, हो जाएगा कि नहीं, टेल मी, ठीक है। इसीलिए जब आपको बोला जाता है कि इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, इस स्पेसिफिक हीट में अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, मतलब डेल्टा क्यू क्या हो जाएगी, तो आप हमेशा देखते हो डेल एस एम एस डेल्टा टी। आप समझ में आया, एम एस डेल्टा टी क्या होता है, ये अपना मास होता है, मास ऑफ द मटेरियल। ये क्या होता है, स्पेसिफिक हीट, और ये क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, या आप तो दिन भर ये करते रहते हो, पर ये आता कहाँ से है, यहाँ से आता है, और ये इटसेल्फ कहाँ से आता है, इस हीट कैपेसिटी से आता है, इस हीट कैपेसिटी से आता है। और इसके क्वेश्चंस खूब बनते हैं, इसके क्वेश्चंस खूब बनते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आया चीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब अगर मैं इसी को बोल दूं मोलर मास, तो क्या हो जाएगा बताओ, मोलर मास हीट कैपेसिटी, मोलर मास हीट कैपेसिटी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं। मोलर मास हीट कैपेसिटी अगर मैं बोलूं, मोलर, किसी को याद नहीं करना है, मोलर मास हीट कैपेसिटी, यानी कि आप कहोगे कि ऐसी हीट कैपेसिटी जो उसके मोलर मास को निकालने के बाद, यानी कि पर यूनिट मोलर मास, यानी कि पर यूनिट मोलर मास हीट कैपेसिटी, यानी कि 1/m डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, यही तो हो जाएगा।
यही तो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी जरूरत पड़ी हमें, अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी जरूरत पड़ी, वही चीज लिख दो, क्या रहेगा। अच्छा किसी किसी बुक में इसको सी से डिनोट करते हैं, देख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। क्लियर है ना, क्लियर है। पहले सिंपल हीट कैपेसिटी क्या होती है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अब जो पूछेगा उसका पर यूनिट मास, पर यूनिट लिखाना है, चाहे मोलर मास पूछे चाहे नॉर्मल स्पेसिफिक हीट का मास पूछे, ठीक है, कर लोगे।